ऐसे में उपभोक्ता के अधिकार क्या हो, यानी कि जो सामान आपको बेचा जा रहा है या फिर जो सर्विसेज आपको दी जा रही हैं, उसमें अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई हो, खराब सामान दे दिया गया हो, खराब सेवाएं दी गई हो, तो एक उपभोक्ता होने के नाते आपके क्या अधिकार हैं? ऐसे तो हम कहते हैं कि कंज्यूमर इज अ किंग, लेकिन क्या वाकई में कंज्यूमर किंग रह जाता है जब उसे किसी खराब सामान को दे दिया जाता है या फिर खराब सेवाएं दे दी जाती है, सर्विसेज यानी कि दे दी जाती है? ऐसे में एक उपभोक्ता यानी कि ये कंज्यूमर इज अ किंग, ये किंग जाकर के कहां शिकायत करे? लेकिन क्या कोई विकल्प है कि ऐसी सर्विसेज या फिर ऐसे सामान से छुटकारा पाके उसको कुछ कॉम्पनसेशन मिल सके? शिकायत करे तो कहां करे? 24 दिसंबर को एक तरह से नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है भारत के अंदर। 24 दिसंबर आने वाला है नए साल से पहले पहले, लेकिन ऐसे में आपके अधिकार क्या हैं? कोई खराब सामान या सर्विसेज आपको दी गई हैं तो कहां शिकायत करें? क्या उसके ऑप्शंस है, क्या विकल्प मौजूद है आज की तारीख में? इन तमाम बातों पर आज बातचीत करेंगे। आपको आज के मेहमान से हम रूबरू करा देते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ बेजॉन मिश्रा। बेजॉन, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। और आप भी बेजॉन मिश्रा से सीधे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर अब क्या जो उपभोक्ता होने के नाते क्या आपके अधिकार हैं, इन तमाम चीज़ों को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। 2 हॉटलाइन नंबर आपके लिए खोल दिए गए हैं। नंबर्स हैं 2309-7647 और 2309-7648। आप कोशिश करें कि जब भी सवाल करें बेजॉन से, आप अपने जो टेलीविजन सेट की जो आवाज़ है उसे बिल्कुल म्यूट पर रखें और आप @अरुण शर्मा लाइव पर भी ट्वीट करके अपने सवाल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके जो तमाम सवाल हैं जो आप ट्वीट भी कर रहे हैं उनको भी हम बेजॉन तक पहुंचा सकें। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं, केस स्टडी देखते हैं कि आखिर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किन किन तरह की दिक्कतों का एक उपभोक्ता को सामना करना पड़ता है और उसके क्या विकल्प मौजूद हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हाल ही में एक उपभोक्ता ने एक कंपनी की कार एक्सचेंज स्कीम के तहत एक कार बुक कराई, जिसमें पुरानी गाड़ी की कीमत 2.5 लाख रुपए लगाई गई। बुकिंग को ब्लॉक करने के लिए उपभोक्ता ने 10,000 रुपए दे दिए, लेकिन डीलर ने रिसीट नहीं दी। स्कीम के आखिरी दिन डीलर ने उपभोक्ता को कार के नए प्राइस कोड दे दिए, जिसमें एक्सचेंज कार का मूल्य 25,000 रुपए कम हो गया। उपभोक्ता डील कैंसिल करना चाहता था, पर डीलर उसके भी 3,000 रुपए और मांगने लगा। उपभोक्ता ने डील रद्द कर दी और एनसीएच को कॉल किया। जल्द ही उसके डीलर ने उपभोक्ता को 10,000 रुपए रिफंड कर दिए। हमारे एक और उपभोक्ता ने एक ब्रांडेड स्मार्ट वॉच ऑनलाइन ऑर्डर किया और 22,995 रुपए पे किए। 7 दिन बाद जब उपभोक्ता ने कस्टमर केयर में फोन किया, तब कंपनी ने बताया कि उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है। उपभोक्ता को ना तो इसका ईमेल आया और ना ही फोन। परेशान होकर उपभोक्ता ने एनसीएच में कॉल किया। जल्द ही उसके अकाउंट में 22,995 रुपए वापस आ गए। एक और उपभोक्ता ने अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा, जिसके तहत उपभोक्ता की पत्नी की गॉलस्टोन सर्जरी एक अस्पताल में कराई गई। इलाज का सारा खर्च उपभोक्ता ने टीपीए पोर्टल द्वारा देने का निश्चय किया। सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बावजूद भी 3 महीने बाद भी 40,691 रुपए की प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की क्लेम राशि उपभोक्ता को नहीं मिली। उसने एनसीएच में कॉल किया और 36,622 रुपए का क्लेम उसे वापस मिल गया। यदि आप भी सामान्य जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन या कंज्यूमर ऐप के जरिए केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय से जुड़ें और जीवन में करें खुशियों को वेलकम और समस्याओं को गुड बाय करें। हम हैं केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय। तो अब कंज्यूमर को किस तरह की दिक्कत आती है, ये केस स्टडी के माध्यम से हमने थोड़ा समझने की कोशिश की। लेकिन बेजोन, आपसे समझना चाहेंगे जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की जो बात कही जा रही है, कितना इफेक्टिव है ये? क्या वाकई में जिस तरह हम केस स्टडी में देख रहे थे, क्या इतना आसान है या फिर इसमें और भी कुछ निटी-ग्रिटीज शामिल हैं? नहीं, ये बहुत सरल है, बहुत ही आसान है। आप जैसे देखें, वो टोल फ्री भी है। आप कॉल कीजिए और आप अपना शिकायत को वहाँ दर्ज कीजिए। जो भी आपको दिक्कत है वो लोग तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू करते हैं। और चूंकि वो सरकारी तंत्र में चल रहा है, तो सरकार भी इस पे एकदम आखिरी लेवल तक लेके जाते हैं उनको। और इससे फ़ायदा ये है कि आपको हर चीज़ को लेकर एक लीगल प्रोसेस में डालने का ज़रूरत नहीं है। आप जब भी कुछ खरीदते हैं और आपको यदि दिक्कत होती है, पहला स्टॉप होना चाहिए आपका कि जहाँ से आप खरीदे हैं वहाँ शिकायत कीजिए। ठीक है, पहला जो ठीक है। सेकंड स्टॉप है कि यदि वो रिटेलर आपको सुन नहीं रहा है, जो विक्रेता है वो आपको सुन नहीं रहा है, तो जो मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के साथ
उनका एड्रेस दिया जाता है, उनका हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, उनका ईमेल आईडी भी दिया जाता है उसमें पैकेजिंग में। तो आप उनको शिकायत कीजिए, लेकिन हर समय एक कुछ ना कुछ सबूत जरूर आपके पास रखिएगा कि आप कितने बजे किए फोन, किसके साथ बात किए, उन्होंने कोई नंबर दिया कि नहीं आपका शिकायत का रजिस्ट्रेशन नंबर, और आप यदि लिखित भेज रहे हो तो आपके पास तो सबूत होगा ही होगा, क्योंकि आपके पास डेट, समय, सारी चीज होगी। आप यदि ईमेल से भेज रहे हैं और आप यदि हार्ड कॉपी से भेज रहे हैं तो रजिस्टर्ड पोस्ट में भेजिए, ताकि आपके पास रजिस्टर्ड लेटर भेजने का एक सबूत रहे। तो हर समय कोशिश ये कीजिएगा कि आपका शिकायत का रजिस्ट्रेशन एक मतलब एविडेंस क्रिएट हो जाए, वो आपके पास में रहे। बिल्कुल। पहले कॉलर का रुख कर लेते हैं बेजोन यहाँ पे, जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। अमन इस समय पर हमारे साथ हरियाणा से जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अमन नमस्कार। हेलो। हाँ, अपना सवाल कर सकते हैं आप अमन। जी, उपभोक्ता अदालत में कैसे शिकायत कर सकते हैं? अपना सवाल एक बार फिर दोहराएंगे? जी, उपभोक्ता अदालत में शिकायत कैसे कर सकते हैं? ठीक है, शुक्रिया अमन कॉल करने के लिए। बड़ा बेसिक सवाल पूछा है, लेकिन अब इसका दायरा काफी बड़ा है। ये तो हमने कंज्यूमर एक तरह से हेल्पलाइन की बात की, तो कंज्यूमर हेल्पलाइन में और कंज्यूमर फोरम के अंदर क्या डिफरेंस आता है? कौन से स्टेज पे हमको दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए? और कंज्यूमर फोरम में एक तरह से शिकायत करने का क्या वो तरीका होता है? क्या डिजिटली ऑनलाइन भी कर सकते हैं? देखिए, अभी जो नया उपभोक्ता कानून बना है 2019 में, वो उसमें बहुत सारे बदलाव लाया गया है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव ये है कि अब आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट फोरम में, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में, स्टेट कमीशन में भी। लेकिन हम बार बार ये लोगों को कहते हैं कि चूंकि वहाँ बहुत सारे शिकायत इस ढंग का चले जाते हैं जो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज में ही निपटारा हो सकता था। आप उसको नहीं एग्जॉस्ट करने से आप पहले ही कोर्ट चले जाते हैं, उसमें केवल देरी नहीं, लेकिन कभी कभी आपको वकील करना पड़ जाता है, वो आपके लिए एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। आपको समय निकालकर अपने कार्य क्षेत्र से समय निकालकर आपको जाना पड़ता है पेशी में, आपको पर्सनल अपीयरेंस करना पड़ता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ऑलवेज कंज्यूमर हेल्पलाइन आप यूज कीजिए पहले, जो सरकारी तंत्र आपका, उसमें हम जैसे बताएं आपको, उनका वेबसाइट भी है और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अपना वेबसाइट है जहां पर आपके पास लिंक मिलेंगे, और सबसे सरल जो हम आपको बताएं, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, इससे क्या और आसान हो सकता है। और एक नहीं, कई डेस्क है, तो आपका वेटिंग टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप फोन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वर्किंग आवर्स में वो काम करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उनका टाइम चलता है। तो नेचुरली आप लिखित भी भेज सकते हैं, ईमेल से आप फोन करके भी बता सकते हैं। तो लेकिन फर्स्ट हम जो आपको बार बार करके कह रहे हैं, कोर्ट जाने के पहले तो आप एग्जॉस्ट कीजिए ये 2-3 प्रोसेस, जो मैक्सिमम 1 महीना टाइम लेगा। और 1 महीने के अंदर यदि आपको समाधान नहीं मिलता है या आपका लायक समाधान नहीं मिलता, आप जो चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, तब आप जरूर कंज्यूमर फोरम में जाइए, डिस्ट्रिक्ट फोरम में, और वहां शिकायत दर्ज कीजिए। हर जिले में है ये, और आपको जैसे बताए, अब नया कानून जो आ रहा है उसमें आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आपको पर्सनली जाकर फॉर्म जमा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ समझना चाहेंगे बेजोन आपसे कि आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग का चलन काफ़ी ज़्यादा चला है, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है, जो तमाम वेबसाइट्स है, क्या ये भी कंज्यूमर के फोरम के दायरे में या फिर जो कंज्यूमर हेल्पलाइन के दायरे में आएंगे? क्योंकि कई बार होता है कि भाई जैसा प्रोडक्ट डिस्प्ले किया गया है वैसा प्रोडक्ट एक्चुअल में डिलीवर नहीं होता। कई सारी बातें लिखी होती है, मान लीजिए कोई फ़ोन है, उसमें लिखा रहता है कि भाई इतनी बैटरी होगी, इतना ये होगा, इतना कैमरा होगा। हो सकता है कई बार उसमें कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उस टाइम पर रिप्लेसमेंट के लिए कुछ डीलर्स मना कर देते हैं, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ते हैं। ऐसे में शिकायत का जो ऑप्शन है वो क्या होता है, और इसमें जिम्मेदारी किसकी होती है? उस प्लेटफॉर्म की, यानी कि अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के जिस पर सामान बेचा जा रहा है, या फिर उन डीलर्स की जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामान बेच रहे हैं? देखिए अरुण भाई, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मुद्दा सामने लाए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो ऑनलाइन सेल होते हैं, हर एक सेल में जहां पर भी आपको यदि पेमेंट आप किए हैं या प्रॉमिस किए हैं एज ए उपभोक्ता, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, संरक्षण अधिनियम के तहत आप आ जाते हैं। ठीक है। वो
ई कॉमर्स हो, रिटेल, ब्रिक एंड मोटर रिटेल हो, नॉर्मल जो कन्वेंशनल रिटेल ट्रेड हो, आप आ जाते हैं उसके दायरे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि अभी तक हम लोगों के देश में कोई ई कॉमर्स लेके कानून नहीं बना है, लेकिन जैसे हम आपको बताएं वो 2019 में अभी नया कानून आ गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसमें ई कॉमर्स को डाला गया है, जैसे डायरेक्ट सेलिंग को भी ले आया गया। क्योंकि कोई भी फॉर्मेट से आप यदि खरीदते हैं आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आ जाते हैं। तो ये तो आ गया ई कॉमर्स में। अभी भी ई कॉमर्स में रेगुलेशंस लेकर थोड़ा बहस चल रहा है, उनका गाइडलाइंस अभी तक संपूर्ण रूप से क्लैरिटी नहीं आया है कि आप जैसे बताए हैं कि प्लेटफॉर्म यूजी ई कॉमर्स के जो लोग वाले हैं जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट, वो लोग अपने को प्लेटफॉर्म कहते हैं। प्लेटफॉर्म मतलब हम एग्रीगेटर है, कोई भी आके हमारे प्लेटफॉर्म में बेच सकता है, लेकिन मेरा जिम्मेदारी केवल कंज्यूमर को और बेचने वाले को कनेक्ट करना, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो उस जिम्मेदारी को लाने के लिए सरकार अभी एक गाइडलाइन निकाले हैं जिसमें चर्चा हो रहा है और वो फाइनल स्टेज में है। तो जैसे वो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जितने ई कॉमर्स ट्रेड है हमारे देश में, जो भी प्लेटफॉर्म, वो एक रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसका एक मान्यता आना चाहिए, बिल्कुल, और उस मान्यता के तहत उनको भी जिम्मेदारी लेना होगा। ये नहीं कि आप चोरी के सामान भी आप बेचना शुरू कर दो प्लेटफॉर्म में, ये नहीं होना चाहिए। और डुप्लीकेट मटेरियल्स यूजी, उसका भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी ऐसा मिलावटी चीज ना बिके यूजी, जहां पर लोगों को खतरा हो सकता है, अनसेफ हो सकता है और गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये सारी चीजों को सरकार बड़े गौर से देख रहा है, उसमें चर्चा हो रहा है और हम सोचते हैं बहुत जल्दी इस पे एक रेगुलेशन आ जाएगा जिसके तहत हर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी एक डिसिप्लिन रूप से, जैसे वर्ल्ड ओवर में होता है, उस ढंग से इंडिया में भी होने लगेंगे। बिल्कुल। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इस समय पर विनय जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, उनका सवाल ले लेते हैं। विनय नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनय, अपना टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए, हमसे डायरेक्टली बात कीजिए फोन के माध्यम से तो बेहतर होगा। ठीक है। और क्या सवाल है? हाँ, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट से अपना पढ़ाई करने के लिए 4 लाख रुपया खर्च किया। ठीक है, लेकिन हेलो, हाँ आपकी आवाज मिल रही है, अपना सवाल करिए। विनय, दिक्कत है कि आपने टेलीविजन पे अपनी आवाज सुन रहे हैं, आप डायरेक्टली फोन पे बात कीजिए। मैंने खर्च किया, ठीक है, लेकिन जो पढ़ाई का जो, हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट से, हाँ ठीक है, अभी मैं बोलूं? बोलिए। हाँ, मैंने बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अपना एक एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए मैंने 4 लाख रुपए तक खर्च किया। ठीक है, तो मुझे प्रॉमिस किया गया था कि आपको ये वाला सवाल, तो हाउ टू गो अबाउट इट, मतलब जो इंस्टीट्यूट है नाउ दे आर कमिंग अप कि एक्सक्यूजेस कि आपका ये नहीं होगा, आप दोबारा आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो 4 लाख खर्च करने के बाद फिर अगर मैं दोबारा 4 लाख खर्च करूँ, समय पॉकेट आई कैन नॉट अफोर्ड इट। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपके जो रूल्स हैं, तो मुझे बताया गया कि आपका सेंटर यहाँ पर होगा, लेकिन 1 साल के बाद उन्होंने 5 रुपये चेंज कर दिया। तो मेरे को जो आना जाना, मैं जॉब करता हूँ, आना जाना, तो उसमें दिक्कत होता है। तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि मेरे जो 3-4 पेपर्स मेरे को आपको लग रहा है कि मेरे को इम्प्रूव करना है, मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूँ। वो मुझे सवाल करते नहीं, आपको दोबारा फिर से जाकर मतलब करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी रिलायंस ने उनके साथ मतलब सहयोग किया, उन्होंने मुझे प्रपोज किया और वो सब चीज है, मैंने उनको फ्रेंड भी किया 10-12 बार। उनके जो टीम्स है, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, सर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा, आप मुझे दोबारा जो मेरा आउट ऑफ 20 पेपर्स में जो 3-4 इंप्रूवमेंट पेपर है, मैं उनको दोबारा देने की कोशिश करूंगा। तो मैंने आपका 3-4 साल आपका हो गया, आपको मैं आई एम कंटिन्यूअसली इन टच विद देम फॉर द 3-4 इयर्स। ठीक है, मैं विनय आपसे समझना चाहता हूँ, जो जिस इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या फिर एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है? आप टेलीविजन के माध्यम से सवाल सुन रहे हैं इसलिए काफी डिले हो रहा है, लेकिन बेजोन क्या ये जो इंस्टीट्यूट है, मैं अगर इसका नाम अगर दूं आप हैरान हो जाएंगे। ये इंडिया के टॉप 10 बी स्कूल में से एक है। अगर आपको लगता है कि मैं इस पे बोलूं,
नहीं, यानी कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इस समय पर। चलिए, आवाज में बहुत डिले आ रहा है इस सवाल का, लेकिन बेजोन किस तरह से करेंगे, क्या नहीं, इंस्टीट्यूट्स भी इस कैटेगरी देखिए, में आते हैं? आपको हर समय आप जब भी कोई भी सेवा प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, जैसे शिक्षा का हुआ, सारे सूचना आप तक पहले क्लियर आ जानी चाहिए। आपको उनका प्रोस्पेक्टस सही ढंग से पढ़ना चाहिए। आपको विज्ञापन देखकर भ्रामक विज्ञापन पे आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है। इसी विज्ञापन लोग बड़े बड़े आश्वासन दे देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। तो आपको अपने तरफ से पूरा जानकारी हासिल करना चाहिए पहले, पैसे जमा करने के पहले। और यदि आप देख रहे हो कि उनके नियम में, उनके कानून में, उनके तौर तरीके में कहीं खोट है, तो उसको तुरंत, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, आप स्टेट गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एचआरडी मिनिस्ट्री है, आप वहां पर तुरंत इसके बारे में चर्चा शुरू करवाइए और लिखित रूप से दीजिए। इसलिए आप लोग केवल फोन पे इस पे चर्चा तक सीमित मत रखिए कि हमने कई फोन किया, उन्होंने वो जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं मिल रहा है। आप यदि कंज्यूमर हेल्पलाइन में करते शिकायत, तो अब तक आपके पास सबूत आ जाता कि आपने शिकायत की हो, आपका शिकायत का नंबर ये है, और उन लोग उनके साथ संपर्क करना शुरू कर देते, तो एक बातचीत शुरू होता है। ठीक है। लेकिन आपने उस ढंग से नहीं किया, आप केवल फोन करते गए एक तरफा, और आपके पास कोई सबूत ही नहीं है कि आप फोन कर रहे हो, तो आप, इसलिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। ये बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, एजुकेशन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आता है। ठीक है। तो क्योंकि ये भी एक सेवा का सर्विसेज सर्विस इंडस्ट्री माना गया है। तो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, आपको यदि कहीं पर भी लगता है कि आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सही ढंग से उपभोक्ताओं का संरक्षण नहीं हो रहा है, इस पे चर्चा जरूर शुरू कीजिए, ऑफिशियली शुरू कीजिए। ठीक है। एक ट्वीट आया है बेजोन, मैं यहाँ पर लेना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। सचिन माधेकर का ये ट्वीट है, ये कह रहे क्या, टेकन LIC इंश्योरेंस फॉर ईयरली 1.2 lakh, आई कुड नॉट कंटिन्यू दिस इंश्योरेंस पॉलिसी, नाउ आई एम आस्किंग फॉर अ रिफंड, बट द इंश्योरेंस कंपनी इज डिनाइंग द रिफंड पार्ट। हो सकता है कोई इसमें लॉक इन की बात हो, या फिर ये बात हो कि भाई पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। ये सवाल मैं इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि ये मैं समझना चाहता हूं, हम जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए रेगुलेटर है IRDA, मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो रेगुलेटर है वो सेबी के दायरे में आ जाता है। जिन चीज के रेगुलेटर बने हुए हैं, क्या वो भी कंज्यूमर हेल्पलाइन या कंज्यूमर फोरम के तहत इनकी शिकायतें जा सकती हैं, या फिर इनके लिए हमें ओम्बुड्समैन जो है, जो सेबी है, IRDA है, या जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन है, वहां जाकर के शिकायत करनी होती है? ये प्रोसीजर क्या रहता है? क्योंकि ज्यादातर शिकायतें इन्वेस्टमेंट से जुड़ी होती हैं कि भाई किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे धोखाधड़ी हो गई, फ्रॉड हो गया। ऐसे केसेस में कहाँ जाया जाए? क्या ओम्बुड्समैन के पास में, या कंज्यूमर हेल्पलाइन या कंज्यूमर फोरम उनके लिए भी एक्टिव माना जाएगा? नहीं, आप यू हैव रेज्ड, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल सामने लाए हैं। आपके दर्शकों के लिए ये बहुत सहूलियत होगा। हम बताना ये चाहेंगे, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग कर दीजिए। ठीक है। जैसे आपने बिल्कुल सही बोले, इंश्योरेंस के रेगुलेटर है IRDA, जो हैदराबाद में स्थिति है, बट आप उनके साथ भी ऑनलाइन बात कर सकते हैं, फोन पे या ईमेल में। उनके भी ऑफिसर्स हैं जो उपभोक्ताओं की शिकायत को देखते हैं। तो एक तो हो गया IRDA। जब आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं, आप यदि एजेंट के थ्रू से लिए हैं या डायरेक्टली लिए हैं वेबसाइट से, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़िए। और टर्म्स एंड कंडीशंस में आपने जैसे अब कहा, कई लोग उपभोक्ताओं को ये मालूम नहीं होता है कि आपका एक मिनिमम पीरियड तक आपको प्रीमियम देना अनिवार्य होता है। ठीक है। और यदि आप मिनिमम पीरियड तक आप नहीं देते हैं प्रीमियम, तो वो लैप्स कर जाता है। ठीक है। लेकिन वो लैप्स्ड पैसे भी आप तक आते हैं कटौती के बाद, विद डिडक्शन ऑन पेनल्टीज एंड ऑल दैट, बट उनका भी पीरियड मेंशन होता है कि आपको कब मिलेगा, कितने साल के बाद मिलेगा, क्या पीरियड रहे। तो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के प्लान के मुताबिक आपको रिफंड मिलेगा। आप जबरदस्ती कानून को चेंज नहीं कर सकते हो। यूसी जब आप कोई भी हस्ताक्षर करते हो, सिग्नेचर करते हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़कर फिर साइन किए हो। और यदि बाद में आप बोलते हो कि हमको नहीं मालूम है, लेकिन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है कि यदि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ठीक है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो यदि कोई भी उपभोक्ता, लेकिन ये फिर कानूनी एक रूप ले लेता है। और आपने जो जैसे सही बताए, इंश्योरेंस के लिए
हर कंज्यूमर को यदि आपको सही ढंग से मतलब समाधान नहीं मिल रहा है तो आप इंश्योरेंस ombudsman के पास जा सकते ठीक हैं। है। और हर एक शहर के दायरे में एक ombudsman आते हैं, डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं एक ombudsman होते हैं जो रीजन के लिए है। तो आप पता लगा लीजिए कि आपका नियरेस्ट ombudsman कौन है, और वहां जाकर आप रिटर्न शिकायत भी कर सकते हैं और आप पर्सनली जाकर भी अपना केस को रख सकते हैं उनके सामने। तो ये बहुत ही जरूरी है इंश्योरेंस को लेने के पहले सही ढंग से पढ़ना, उनका टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पूरा जानकारी हासिल करना, और यदि आप सोच रहे हो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन किया जा रहा है जो वन साइडेड है, जो मतलब बैलेंस नहीं है, जो उपभोक्ता संरक्षण को नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, तो नेचुरली आपके पास केस बनता है उसके अगेंस्ट में दाखिल करना, मतलब शिकायत। ठीक है, चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बालकृष्ण जोड़ रहे हैं इस समय पर। बालकृष्ण लाइन पर हैं आप? मुंबई से बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालकृष्ण जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। अब सवाल कर सर, मैंने एक वॉशिंग मशीन और एक फ्रीज खरीद लिया एक रिप्युटेड सेलर से। ठीक है। उन्होंने तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी तुमच्या कॉलला और आपने अब हमें होल्ड पे डाल दिया है शायद आपका होल्ड का बटन दब गया। ये कहना ये चाह रहे थे, इन्होंने एक रेप्यूटेड कंपनी से एक फ्रिज और आई थिंक वॉशिंग मशीन लिया हुआ है। मैं यूँ क्योंकि बड़ा एक्सपेक्टेड है शायद इन्होंने वो कुछ खराबी होगी और इनको शायद नहीं सुनवाई की जा रही होगी। अब सवाल ये है मेरा आपसे बेजोन जी, आई थिंक मैं इनके बिहाफ पे कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी के अंदर हमने अगर मान लीजिए 15,000 रुपये का 20,000 रुपये की एक वॉशिंग मशीन खरीदी है, उसके बाद में अगर हमें दिक्कतें आ रही हैं वो किसी भी सेलर के साथ में, तो हम अपने ऑफिस की तरफ जाएं रोज रोज या उसके घर के उसके जो दुकान है उसके चक्कर लगाएं? हम लोग कंज्यूमर फोरम का रुख करें या फिर हमारे बॉस ने हमको जो काम दिया हम उस काम को करें? तो जो भागती दौड़ती जिंदगी में हम किस तरह से इसको ट्रैक करें? क्योंकि हम लोग फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं नया ले लेते हैं। आपने अगेन बहुत अच्छे मुद्दे आ रहे हैं। देखिए ये लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है हम लोग का लिए। अभी जो नया कानून बना है उसमें एक अथॉरिटी बनेंगे, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है। और इस अथॉरिटी का काम बन जाएगा कि आप जैसे लोगों का, यदि आम लोगों का जो अपने डेली वेज लाइवलीहुड चलाएंगे कि ये सब करेंगे, उसको लेकर एक पॉलिसी लाने का उनको एक जिम्मेदारी दिया जा रहा है। तो हम लोग देश में चाहते हैं कि एक सरल रूप से रिफंड एंड एक्सचेंज पॉलिसी आए। ठीक है। इसी जिससे क्या हो कि हम यदि खुश नहीं है कोई भी सामान खरीदने में के बाद और चलाने के बाद, एक आसान तरीका होना चाहिए रिफंड और एक्सचेंज का। हमको नहीं चाहिए, हमको पैसे वापस कर दीजिए या आप हमको एक्सचेंज करा दीजिए। और आप उसमें ये नहीं बोल सकते हैं कि एक्साइज हो गया, वो बिक गया, रिसीट कट गए तो इसलिए हम लोग ये नहीं, ये सब नहीं। तो एक पॉलिसी लाना है देश में, और ये पॉलिसी लाने के लिए जो अथॉरिटी बनेंगे अब इस ढंग के अथॉरिटी के तहत हम लोग इस ढंग का पॉलिसी लाने का कोशिश करेंगे जहां पर हर कंज्यूमर को एक सरल रूप से समाधान मिले। ठीक है। ताकि उनको हर समय दौड़ना नहीं पड़े। आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाए। ठीक है। कि हम अपना डेली रोजगार कमाएंगे कि पीछे दौड़ते रह जाएंगे टू गेट अ रिफंड और एन एक्सचेंज, जो हमारे देश में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। उसको लाना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब समय बहुत कम रह गया विजय, लेकिन चलते चलते आज का मनी मंत्र क्या होगा कंज्यूमर्स के लिए जो कहीं फंस गए हैं, किसी खराब सर्विसेज या खराब सामान मिला है, उनके लिए आपका आज का मनी मंत्र क्या होगा, कैसे कंक्लूड करेंगे? जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता। हम ये कहेंगे कि आप जागरूक हो जाइए, जागो ग्राहक जागो, हम लोग का जो स्लोगन है, आप जागरूक हो जाएंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। खरीदने के पहले थोड़ा जागरूकता के साथ खरीदारी कीजिए। आपके पास कई विकल्प हैं, आप कई ब्रांड्स चूज कर सकते हो जो अच्छे ब्रांड है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो अच्छा उपभोक्ता संरक्षण दिलाते हैं। अब उस ढंग के कंपनी को आप एनकरेज करो। जो लोग फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं उनको दूर रखो अपने से। ठीक है, शुक्रिया बेजोन आज इस कार्यक्रम में आकर के जो उपभोक्ता हैं उनके जो तमाम डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। और मेरी तरफ से मनी मंत्र आज का यही है कि आजकल ऑनलाइन ज़माना है, वेबसाइट्स पे हर कंपनी का, हर छोटी से छोटी दुकान का भी आपको रिव्यू कहीं ना कहीं मिल जाता है। कोई भी सामान अगर आप खरीद रहे हैं, कोई भी सर्विसेज किसी से ले रहे हैं, यानी कि किसी होटल में जाके रुक रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं किसी डीलर से, उसके रिव्यूज़ को ज़रूर पढ़िए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आप भी अपने रिव्यूज़ उसमें लिखिए, जो कि और कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। रिव्यू के आधार पर रिसर्च करके किसी भी सामान को खरीदें।
और अगर उसके बावजूद भी कोई आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है या फिर आपको खराब सामान या सर्विसेज दे दी जाती हैं, तो अपनी बात को ईमेल लिख करके एक तरह से जरूर चीजों को एस्केलेट कीजिए। कंज्यूमर फोरम में जो नेशनल जो कंज्यूमर हेल्पलाइन है उस पर जाकर के शिकायत को करिए। जिस कंपनी से सामान लिया उससे आप जरूर बातचीत करिए, बातचीत करके हल निकालने की कोशिश कीजिए। नहीं मानते तो उसके बाद मेल लिखिए, उनके जो हायर अथॉरिटीज हैं, उनके जो बॉसेज हैं, उनके भी जो हायर अप्स है वहां जाकर के मेल लिखिए और उम्मीद यही करेंगे कि आपको समाधान जरूर मिलेगा। देश में सरकार कोशिश करी कि उपभोक्ताओं को और ज्यादा एम्पावर कर सके, उस दिशा में कई सारे कानून को लेकर के आ रही है, कानून को एक तरह से और पावरफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको खुद को भी जागना होगा और एक तरह से जागरूक होना होगा, जैसे कि बेजोन आपको बता रहे थे। बहरहाल आज के मनी मंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।